हेलो बच्चों, चलिए ज्योग्राफी लेकर आई हूँ और चैप्टर 3 में जो 2 नंबर का क्वेश्चन था उसको तो दे दिया है मैंने पूरा बनाकर। अभी आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा का संतुलन से आप क्या समझते हैं? आंसर है, ऊष्मा का संतुलन यह दर्शाता है कि पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा की मात्रा कैसे संतुलित होती है। यह संतुलन 3 मुख्य घटकों पर निर्भर करती है, ऊष्मा के स्रोत और सिंक। पहला है सौर ऊष्मा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी की सतह को गर्म करती है। दूसरा है वायुमंडलीय ऊष्मा, वायुमंडल में उपस्थित गैसों और जल वाष्प ऊष्मा को अवशोषित और पुनः वितरित करते हैं। तीसरा है भूमिगत ऊष्मा, पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित चट्टानें और मिट्टी ऊष्मा को संग्रहित और पुनः वितरित करते हैं। इन घटकों के बीच संतुलन पृथ्वी की सतह से तापमान और जलवायु को निर्धारित करता है। अगला है बी, जल के सतह और भूमि पर तापमान में भिन्नता क्यों पाई जाती है? तो हमारा आंसर है, जल की सतह और भूमि पर तापमान में भिन्नता निम्नलिखित कारणों से पाई जाती है। पहला है विशिष्ट ऊष्मा क्षमता, जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता भूमि की तुलना में अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि जल अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सकता है और धीरे धीरे गर्म होता है। दूसरा है ऊष्मा का संचार, जल में ऊष्मा का संचार अधिक धीरे धीरे होता है, जबकि भूमि में ऊष्मा का संचार अधिक तेजी से होता है। तीसरा है वाष्पीकरण, जल की सतह से वाष्पीकरण होता है जो जल को ठंडा रखता है और तापमान में कमी का कारण बनता है। सी नंबर है समुद्री समीर एवं स्थलीय समीर में अंतर लिखिए। आंसर है, समुद्री समीर और स्थलीय समीर में अंतर निम्नलिखित है। पहला है दिशा, समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है, जबकि स्थलीय समीर स्थल से समुद्र की ओर चलती है। दूसरा है तापमान, समुद्री समीर आमतौर पर ठंडी और आर्द्र होती है, जबकि स्थलीय समीर गर्म और शुष्क होती है। तीसरा है समय, समुद्री समीर दिन में चलती है, जबकि स्थलीय समीर रात में चलती है। डी नंबर है पवनों की गति एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। आंसर है, पवनों की गति एवं दिशा को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है दाब प्रवणता, दाब प्रवणता पवनों की गति और दिशा को निर्धारित करती है। उच्च दाब क्षेत्र में निम्न दाब क्षेत्र की ओर पवन चलती है। दूसरा है पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति पवनों की दिशा को प्रभावित करती है, यह पवनों को उनकी मूल दिशा से विचलित करती है। तीसरा है वायुमंडलीय घर्षण, वायुमंडलीय घर्षण पवनों की गति को प्रभावित करती है, यह पवनों की गति को धीमा करती है और उनकी दिशा को बदलता है। ई नंबर है तापमान और वायुदाब के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। हमारा आंसर है, तापमान और वायुदाब के बीच एक गहरा संबंध है, यह संबंध निम्नलिखित है। पहला है तापमान और वायुदाब का सीधा संबंध, जब तापमान बढ़ता है तो वायुमंडल में हवा के अणु अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अधिक तेजी से गति करते हैं, इससे वायुदाब कम होता है। दूसरा है तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध, जब तापमान कम होता है तो वायुमंडल में हवा के अणु कम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और कम तेजी से गति करते हैं, इससे वायुदाब बढ़ता है। तीसरा है तापमान और वायुदाब के बीच का संतुलन, तापमान और वायुदाब के बीच एक संतुलन होता है, जब तापमान और वायुदाब के बीच यह संतुलन बिगड़ता है तो मौसम में परिवर्तन होता है। चौथा है वायुमंडलीय परिसंचरण, तापमान और वायुदाब के बीच का संबंध वायुमंडलीय परिसंचरण को प्रभावित करता है, वायुमंडलीय परिसंचरण मौसम पैटर्न को निर्धारित करता है। एफ नंबर है घाटी पवन और पर्वतीय पवन के बीच की व्याख्या कीजिए। घाटी पवन और पर्वतीय पवन के बीच के मुख्य अंतर निम्नलिखित है। घाटी पवन, पहला है दिशा, दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलती है। दूसरा है तापमान, गर्म और आर्द्र होती है। तीसरा है समय, दिन में चलती है। चौथा है प्रभाव, घाटी क्षेत्र में तापमान को बढ़ाती है और आर्द्रता को बढ़ाती है। पर्वतीय पवन है, इसमें पहला है दिशा, रात में पर्वत से घाटी की ओर चलती है। दूसरा है तापमान, ठंडी और शुष्क होती है। तीसरा है समय, रात में चलती है। और चौथा है प्रभाव, घाटी क्षेत्र में तापमान को कम करती है और आर्द्रता को भी कम करती है। जी नंबर है ENSO क्या है, इसका विश्व जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है जो प्रशांत महासागर में होता है। इसका
विश्व जलवायु पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। पहला है वर्षा पैटर्न में परिवर्तन। ENSO के दौरान वर्षा पैटर्न में परिवर्तन होता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा पड़ता है। दूसरा है तापमान में परिवर्तन। ENSO के दौरान वैश्विक तापमान में परिवर्तन होता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ जाता है जबकि अन्य क्षेत्रों में तापमान कम हो जाता है। तीसरा है मौसम की घटनाओं में परिवर्तन। ENSO के दौरान मौसम की घटनाओं में परिवर्तन होता है, जैसे कि तूफान, सूखा और बाढ़। ऐसा नंबर है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है उत्पत्ति। ये चक्रवात मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं जहां ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं। दूसरा है वायुमंडलीय दबाव। इन चक्रवातों का केंद्र में वायुमंडलीय दबाव कम होता है जो हवा को आकर्षित करता है। तीसरा है हवा की दिशा। इन चक्रवातों में हवा की दिशा घड़ी की दिशा में होती है उत्तरी गोलार्ध में, और घड़ी की विपरीत दिशा में होती है दक्षिणी गोलार्ध में। आई नंबर है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में 3 अंतर लिखिए। हमारा आंसर है चक्रवात और प्रतिचक्रवात में निम्नलिखित 3 अंतर है। पहला है वायुमंडलीय दबाव। चक्रवात में वायुमंडलीय दबाव कम होता है जबकि प्रतिचक्रवात में वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है। दूसरा है हवा की दिशा। चक्रवात में हवा की दिशा घड़ी की दिशा में होती है और घड़ी की विपरीत दिशा में होती है, जबकि प्रतिचक्रवात में हवा की दिशा विपरीत होती है। तीसरा है मौसम। चक्रवात में मौसम आमतौर पर खराब होता है जिसमें तेज हवाएं, बारिश और तूफान होते हैं, जबकि प्रतिचक्रवात में मौसम आमतौर पर स्थिर और शांत होता है। अगला क्वेश्चन है घोड़े का अक्षांश का क्या महत्व है। आंसर है घोड़े का अक्षांश एक विशेष अक्षांश है जो पृथ्वी के मध्य अक्षांशों में स्थित होता है जहां वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है और हवा की गति कम होती है। यह अक्षांश लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर स्थित होता है। घोड़े का अक्षांश का महत्व निम्नलिखित है। पहला है वायुमंडलीय दबाव। इस अक्षांश पर वायुमंडलीय दबाव अधिक होता है जो हवा की गति को कम करता है। दूसरा है हवा की गति। इस अक्षांश पर हवा की गति कम होती है जो वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। तीसरा है मौसम पैटर्न। घोड़े का अक्षांश मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है, जैसे कि उच्च दबाव प्रणाली और निम्न दबाव प्रणाली का निर्माण। चौथा है विमानन और नौवहन। घोड़े का अक्षांश विमानन और नौवहन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अक्षांश पर हवा की गति और वायुमंडलीय दबाव की जानकारियों विमानों और जहाज़ों के मार्ग को निर्धारित करने में मदद करती है। के नंबर है चक्रवात की आँख क्या है, इसका क्या महत्व है। आंसर है चक्रवात की आँख एक लगभग वृत्ताकार क्षेत्र होता है जो चक्रवात के केंद्र में स्थित होता है। यह क्षेत्र लगभग 20 से 40 किलोमीटर व्यास का होता है और इसमें वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है। चक्रवात की आँख का महत्व निम्नलिखित है। पहला है शांति का क्षेत्र। चक्रवात की आँख एक शांति का क्षेत्र होता है जहां हवा की गति लगभग शून्य होती है और मौसम शांत होता है। दूसरा है वायुमंडलीय दबाव का केंद्र। चक्रवात की आँख वायुमंडलीय दबाव का केंद्र होता है जहां दबाव सबसे कम होता है। तीसरा है चक्रवात की तीव्रता का संकेत। चक्रवात की आँख का आकार और स्थिति चक्रवात की तीव्रता का संकेतक होता है। चौथा है मौसम पूर्वानुमान में महत्व। चक्रवात की आँख की जानकारी मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह चक्रवात की दिशा और तीव्रता का अनुमान लगाने में मदद करती है। एल नंबर है मानसून और जेट धारा के बीच के संबंधों की व्याख्या कीजिए। आंसर है मानसून और जेट धारा के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। मानसून एक मौसमी हवा प्रणाली है जो भारतीय उपमहाद्वीप में गर्मियों के मौसम में सक्रिय होती है, जबकि जेट धारा एक उच्च वेग वाली हवा की धारा है जो वायुमंडल के ऊपरी परतों में बहती है। मानसून और जेट धारा के बीच के संबंध निम्नलिखित है। पहला है जेट धारा का मानसून पर प्रभाव। जेट धारा की स्थिति और तीव्रता मानसून की शुरुआत और तीव्रता को प्रभावित करती है। जब जेट धारा भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर से गुजरती है तो यह मानसून की हवाओं को आकर्षित करती है और उन्हें तीव्र बनाती है। दूसरा है मानसून का जेट धारा पर प्रभाव। मानसून की हवाएं जेट धारा की स्थिति और तीव्रता को भी प्रभावित करती है। जब मानसून की हवाएं जेट धारा के साथ मिलती है तो यह जेट धारा की तीव्रता को बढ़ाती है और उसे
अधिक सक्रिय बनाती है। तीसरा है मानसून और जीवधारा के बीच का संबंध। मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है। मानसून और जीवधारा के बीच के संबंध को समझना मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है। यह संबंध मानसून की शुरुआत, तीव्रता और वितरण को प्रभावित करता है, जो कि मौसम पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है। तो बच्चों ये कंप्लीट होता है। अब इसके आगे का मैं फिर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगी। कोई सब्जेक्ट पे चाहिए तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हो, मैं देने की कोशिश करूँगी। और एग्ज़ाम आने वाला है तो तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।